तरीका, हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो जो मेरा विचार है उसे आप फॉलो करें ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना विचार होता है। मुझे जो ठीक लगता है आपको भी वही ठीक लगे जरूरी नहीं है। तो आप मेरी बात को माने या ना माने या उसमें सूटेबल चेंजेस करना चाहें, आप पूरी आज़ादी है आपके पास। ठीक है, मुझे जो ठीक लगता है मैं वो बताने जा रहा हूं कि हमको अगर अकाउंट्स की तैयारी करनी चाहिए तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, अकाउंट्स हो या एडवांस्ड अकाउंट्स हो, अकाउंट्स हो या एडवांस्ड अकाउंट्स हो, हमारे पास इसमें अराउंड 1000 क्वेश्चंस हैं। 1000 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप अभी अपने पास अपने अकॉर्डिंगली टाइम को भी मैनेज कर पाओगे अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। हम एक क्वेश्चन पे जो हम एक क्वेश्चन पे एवरेज टाइम स्पेंड करते हैं दैट इज 15 मिनट्स। इसका मतलब ये हो गया कि अकाउंट्स को पूरा करने के लिए कितने घंटे चाहिए, 150 आवर्स। ठीक है ना, नहीं 250 हो गए, सॉरी 250 घंटे, यानी कि 250 घंटे के अंदर आपने सारी तैयारी करनी है। दिस इंक्लूड्स ऑल रिविजन्स। ठीक, मैं मोटा मोटा आपको बोल रहा हूं कि जनरली इसके लिए हम अपने पास 3 रिविजन्स करते हैं। ठीक है, इसमें 3 रिविजन्स हैं। इसके अलावा एक आपके पास होता है टॉपिक को कवर करना, उसका टाइम मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। टॉपिक कवर क्लास में आप करते हैं, इसका मतलब टॉपिक आपने क्लास में कर लिया तो नो डिफाइंड टाइम, ये आप क्लासेस में कर रहे होते हैं, इसका मतलब इसको आप मत गिनो। क्लासेस के अलावा आपको 250 घंटे चाहिए और इसके अंदर भी 250 घंटे चाहिए। ओके, तो मैंने अपने पास एक पार्ट लिख दिया। आमतौर पे इसके अंदर हम लोग 60% टाइम स्पेंड करते हैं, इसमें हम 20% और इसमें भी 20% टाइम स्पेंड करते हैं। आप उसके अंदर सूटेबल चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब आप अपने पास फर्स्ट रिवीजन में अगर आप इससे ज्यादा टाइम लगाएंगे तो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। इसका मतलब आपको लॉजिकली इसी टाइम फ्रेम में काम करना है। जब आप अकाउंट्स की रिवीजन करना चाहते हैं या अकाउंट्स को करना चाहते हैं तो इसकी 2 स्टेजेस हो गई। एक स्टेज हो गई विजन, पहली बार जब आप पहली बार पढ़ते हैं, और एक हो गई रिवीजन। ओके, तो जब आप पहली बार पढ़ते हैं वो भी बड़ा जरूरी है। बताओ पहली बार आप कहां पढ़ रहे हैं? पहली बार आप क्लास में पढ़ रहे हैं। तो जब आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो तब कैसे पढ़ना चाहिए, और जब क्लास के बाद आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको टाइम फ्रेम आपको मोटा मोटा बता दिया। इस टाइम के आसपास में आपको टाइम लगाना होता है, इसमें कोई टाइम डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये आप अपने पास इसको आप मान के चलो, जो क्लास में टाइम लग रहा है वो लग रहा है, वो आपको जैसे मर्जी मैनेज करना है। आपको गूगल ड्राइव में क्लास देखनी है, उसका टाइम कहां से निकलेगा वो आपकी समस्या है। इसका मतलब आप पहली बार जब करेंगे तो आपको क्या करना चाहिए। इसके अंदर मैंने 2 पार्ट कर दिए। एक आपके पास होता है जहां पर प्रैक्टिकल है, दूसरा आपके पास पार्ट है जिसमें आपके पास थ्योरी है। ओके, तो एक प्रैक्टिकल पार्ट हो गया, एक थ्योरी हो गया। तो हमारे पास मेजर पार्ट तो प्रैक्टिकल का ही है। अराउंड कह सकते हो 90% पार्ट प्रैक्टिकल होता है, 10% पार्ट ही थ्योरी का होता है। प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर हमें यहां पर इस स्टेज में क्या करना चाहिए, वी शुड डू ऑल क्वेश्चंस। हमें अपने आप सभी क्वेश्चंस करने हैं, चाहे आप क्लास में करो चाहे होमवर्क में करो। इसका मतलब ये वो स्टेज होती है जहां पर आपके माइंड में वाकई ही कॉन्सेप्ट जाता है, इसमें कोई कसर नहीं होनी चाहिए। आपको अपने पास यहां पर सभी क्वेश्चंस करने चाहिए, चाहे आप क्लास में करो चाहे होमवर्क में करो, आपको ऑल क्वेश्चंस जरूरी करने चाहिए। यहां पर आपको अपने पास प्रेजेंटेशन
आपको इंप्रूव करने के लिए अराउंड 20% क्वेश्चंस विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन करने चाहिए, विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन। इसका मतलब आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन को बात करनी है कि उसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन से करो। जो हमारी किताब में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उनको आप काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपके पास अगर मान लो 10 क्वेश्चन है, 10 में से 8 रिपीट है, तो आपका वो एक ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। जब आप ये दो काम करते हैं तो इन दो कामों से आपका कॉन्सेप्ट तैयार होता है। ये वो स्टेज है जब आपका माइंड बिल्कुल प्रॉपरली उस कॉन्सेप्ट को समझता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, ये आपकी स्थिति रिवीजन तक मेंटेन्ड नहीं रहती। क्या ये प्रॉब्लम आपको आती है कि आपको सारी बात जब क्लास चल रही है तो समझ में भी आ गए, सारे सवाल भी हो गए, प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव हो गई, लेकिन रिवीजन के वक्त आपको समझ नहीं आ रही होती है? उसके पीछे कारण यह है कि हम कभी भी इसका निचोड़ नहीं निकालते, इसका क्रक्स नहीं निकालते। हम टॉपिक खत्म कर देते हैं और उसका कभी भी क्रक्स नहीं निकालते। वी मस्ट ऑलवेज मेंटेन द क्रक्स। नाउ व्हाट इज द क्रक्स? क्रक्स में हमारे पास उस टॉपिक की एक शॉर्ट समरी जरूर तैयार होनी चाहिए, तथा आपको गुड क्वेश्चंस जो गुड हैं, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, गुड क्वेश्चंस या क्वालिटी क्वेश्चंस, वो मार्क नहीं करते। वी डोंट मार्क इट कि हमारे पास गुड क्वेश्चंस कौन से थे, अच्छे क्वेश्चन कौन से थे। जैसे मुझे एक बात बताइए, इट इज नॉट एबीसी अभिनव, एबीसी एनालिसिस नहीं कर रहा हूं मैं, क्वालिटी मतलब जहां पर हम अपनी गलती देख रहे हैं। एबीसी तो होता है एग्जाम में क्या आएगा, हाई चांस क्या है। तो आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द इंपॉर्टेंस, आई एम टॉकिंग ऑफ कि आप कहां अटक रहे थे। जैसे मुझे एक बात बताओ, आपने मुझसे आज जब अर्निंग पर शेयर कराया, तो जो क्वेश्चन आपने मुझसे कराया उस क्वेश्चन में 6/12 आप नहीं कर पा रहे थे। क्या आपको याद आया? आप उसमें 6/12 नहीं कर रहे थे, बाकी सारे क्वेश्चन में हो गया था, वहां नहीं हुआ था। दैट वाज गुड क्वेश्चन, क्योंकि आपने वहां पर कोई गलती की थी। इसके अलावा कल भी एक क्वेश्चन आपने मुझसे कराया था जिसमें ईयर आपने पढ़ना ठीक से भूल गए थे। 1 जनवरी को 1 अप्रैल मान करके सवाल करना शुरू कर दिया था। रेस्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं थी, अब वहां भूल गए थे। You should mark those problems where you hit some roadblock. जहां पर तुमने रोड ब्लॉक फेस की, तुम्हें वो मार्क करना है। तो मैं जब पढ़ता था ना, तो मैं एक डायरी बना के रखता था। तो हमारे टाइम पे डायरी चलती थी, तो एक डायरी में रखता था। तो क्या होता था, मैं रिवीजन करते करते ही डायरी में नोट करता रहता था कि आज ये क्वेश्चन किया, अरे यार ये क्वेश्चन में तो बड़ी गलती हो गई, इस क्वेश्चन में यार कमाल है, सिली मिस्टेक हो गई मुझसे। तो मैं उसको मार्क कर लेता था, क्वेश्चन नंबर 108 कि इसमें मुझसे सिली मिस्टेक हो गई। मैं ये नहीं लिखता था कि मिस्टेक क्या हुई, मैं लिखता था कि इसमें मुझसे सिली मिस्टेक हुई। ये मेरा एक क्रक्स का काम होता था, यानी कि इसके अंदर हमारे पास क्रक्स निकल आता था। मैं इसके अलावा इसमें अपने पास शॉर्ट नोट्स भी बना लेता था। हमने कोई क्लासेस नहीं ली थी, तो हमारे पास कोई टीचर क्लासेस में हमको नोट्स नहीं देता था, तो मैं अपने पास शॉर्ट नोट्स बना लेता था। आपके लिए वो ऑलरेडी रेडीमेड है, यानी कि हमने अपने पास आपको जो नोट्स लिखवाते हैं वो शॉर्ट नोट्स हैं, वो आपके टॉपिक को रिवाइज करने में। तो आपके पास एक वीडियो भी बन गया, आपके पास एक पीडीएफ भी बन गया, और आप अगर चाहें तो अपने पास एक ऑडियो फाइल भी अपनी बना सकते हैं। अपने मोबाइल में अपनी खुद समरी उस टॉपिक की बना करके कि भाई मेरे को ये चीज दिक्कत ऐसी ऐसी लगती है। तो आप अपने पास ना ये काम जब नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आती है, ये करेंगे तो आपको रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगी। हम आमतौर पे इस स्टेप के बाद ये स्टेप छोड़ देते हैं और सीधा यहां आते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। ओके, नाउ कम्स द थ्योरी। थ्योरी में आपको ना अभी कोई रट्टा नहीं लगाना, आपने जरूर अपने पास इसके अंदर अपना कंटेंट डिफाइन कर लेना है कि मुझे रिवाइज क्या करना है। कंटेंट डिफाइन कर लेना है कि आपने पढ़ना क्या है, बस इसके अंदर आपने और कोई क्रक्स भी नहीं निकालना होता, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ओके, बस आपने इसका कंटेंट डिफाइन करके रख लिया कि आपको यह काम करनी है। अच्छा, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए ना हम लोग एक अपने पास सोर्स भी देखते हैं कि मुझे पढ़ना क्या क्या है। हम अपने पास एक सोर्स भी देखते हैं, जैसे हम कहते हैं स्टडी मटेरियल,
इसके अलावा हमने कहा हम एमटीपी देखेंगे, आरटीपी देखेंगे। इसके अलावा हमने कहा कोई और भी मटेरियल अगर आपको देखना है तो वो देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, आप हमारी बुक कर ले, 100% बुक जो है वो आपके पास स्टडी भी कवर करती है, वो एमटीपी आरटीपी भी कवर करती है। लेकिन आपकी किताब को कहां तक के एमटीपी आरटीपी कवर करती है? आपकी किताब कवर करती है मई 2021 तक कवर्ड। इसका मतलब यह कि आपके एग्जाम मान लीजिए उसके बाद आ रहे हैं, नवंबर में आ रहे हैं, अगली मई में आ रहे हैं, तो यू मस्ट आइडेंटिफाई कि क्या क्या कंटेंट मेरी क्लासेस के बाद आएगा। उस कंटेंट को भी आपने साथ साथ में कवर करना है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा हमारे पास ये एक एस्पेक्ट आ गया। अब बारी आ गई रिवीजन करने की। जब रिवीजन करनी है तो आपके पास 3 रिवीजन मैंने आपके पास कही कि आपको 3 रिवीजन आपने यहां पर लगानी है, 60%, 20% और 20%। तो क्या ये 100% बन जाता है? द आंसर इज यस। टाइम आपको पता है कि भाई आपका टाइम अगर 250 घंटे है तो ये 150 घंटे में हो जाएगा, ये 50 घंटे में होगा, ये 50 घंटे में होगा। ओके, तो आप अपने पास जब फर्स्ट रिवीजन लगाएंगे तो फर्स्ट रिवीजन में डू 30% ऑफ क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस करने हैं? 30% ऑफ क्वेश्चंस प्लस जो गुड क्वेश्चंस आपने मार्क किए थे वो, प्लस आप अपने पास जो आपने समरी बनाई थी उस समरी को आप पीडीएफ में भी देखो, ऑडियो में भी सुनो और वीडियो में भी देखो। वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप वीडियो से देख करके फिर पीडीएफ को भी साथ साथ देख सकते हैं, साथ में अपना ऑडियो भी सुन सकते हैं, गुड क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। यहां पर आपको 30% क्वेश्चंस, तो आपने यहां ऊपर 100% किए थे, अब आपने सिर्फ 30% क्वेश्चंस करने हैं। और यहां पर आपके पास अराउंड 10% क्वेश्चंस विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन होने चाहिए। मैंने ये परसेंटेजेस जो निकाल रखी हैं किसकी हैं? ऑफ 100%। इसका मतलब अगर आपकी किताब में 100 क्वेश्चन है किसी चैप्टर के तो 10 क्वेश्चन विद प्रेजेंटेशन होने चाहिए। ओके, तो ये ऑल दी परसेंटेजेस, 30% भी किसका है? 30% भी ऑल क्वेश्चंस ऑफ दैट टॉपिक। तो हमने अपने पास ये करना है। और यहां पर भी आपने अपना एक क्रक्स निकालना है। नाउ राइट व्हाट वर योर एरर्स। अब आपने ना क्वेश्चन नंबर नहीं लिखने हैं, अब आपने लिखना है व्हाट वर योर एरर्स। आप क्या गलती कर रहे थे? जैसे आप अभी भी ईयर में गलती कर रहे थे तो लिखो कि मैं ईयर कोड नहीं पहचान पाया। मैंने ऊपर लिखने को मना किया था, वहां गलती नहीं लिखा था, मैंने वहां कहा था गुड क्वेश्चन मार्क करो। यहां बोल रहा हूं अपनी गलती लिखो कि आपने क्या गलती की। बोलो मैं क्वेश्चन 42 में ईयर नहीं पहचान पाया, या मैंने यहां पर महीने गलत कैलकुलेट किए, या मैंने यहां ये वाली जो भी आपकी मिस्टेक है। आप अपने पास काम करो। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है, अगर कोई कॉन्सेप्ट में इश्यू आता है तो फिर आपको अपने पास आस्क करना पड़ेगा। चाहे फैकल्टी से पूछो, चाहे अपने फ्रेंड से पूछो, चाहे आप उसके अंदर अपने आप ओन रिवाइज करो, यानी आपको अपने पास उसके कॉन्सेप्ट के इश्यूज को भी एड्रेस करना पड़ता है। नंबर 2 पर जब आप सेकंड रिवीजन लगाते हैं तो आपको अपने में अब कोई क्वेश्चन डू नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन। अब आपने क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं करना है। अब आपने अपने पास फोकस किस पर कर देना है? अब आपने फोकस थ्योरी पे कर दिया। थ्योरी को लर्न करना है। थ्योरी को आपने लर्न करना स्टार्ट कर दिया। और नाउ सी, अपने पास याद करो कि आपकी एरर्स क्या थी, उन्हें रिकॉल करो और अपने आप को थोड़ा सा डांटो कि आगे से ऐसी गलती ना करें। रिकॉल करो उन एरर्स को और उसके लिए रेक्टिफिकेशन दिमाग में लाओ कि क्या रेक्टिफिकेशन होना चाहिए, उसके लिए आपको वो ध्यान रखना है। आमतौर पे ऐसे में आपको अपने पास क्वेश्चन का ऑडिट करना पड़ेगा। ऑडिट करो। नो व्हाट इज ऑडिट्स? ऑडिट का मतलब होता है कि किताब में क्वेश्चन सॉल्व है या क्लास में क्वेश्चन सॉल्व है, उसको देखना है बस खाली। अच्छा, पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। आपने अपने पास इस तरह से ऑडिट की टेक्निक से करना है। क्वेश्चन अभी भी वही 30% प्लस गुड क्वेश्चंस देखने हैं।
इसका मतलब मेरे बच्चे, जो तुम्हारी गलतियां हैं ना उस पर फोकस करो। हमारी प्रॉब्लम क्या होना चाहिए, मैं जहां पर मैं वीक हूं वहां मुझे, मेरे को एक बात बताओ, मेरी इस टांग में दिक्कत है तो डॉक्टर मेरी बाजू का इलाज थोड़ा ना करेगा, उसी टांग का इलाज करेगा ना। तो मैंने वो मार्क करके रखा हुआ है कि मेरे पास यहां प्रॉब्लम थी, मैं उसके अंदर गलती ना कर जाऊं। बाकी तो मैं तभी पहली बार में ही समझ गया था, वो तो अब भी 30% करूंगा तो समझ जाऊंगा, वो अभी ऑडिट करूंगा तो भी समझ में आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। हमारे पास ऐसे में आपका मेन फोकस थ्योरी का है, बाकी तो आपने इसको रिकॉल करना है। और जो थर्ड रिवीजन होगी उसमें आपका फुल फोकस जो होगा वो किस पर होगा, वो सिर्फ और सिर्फ होगा पहले तो थ्योरी पर, क्योंकि थ्योरी को अब हम मेन कर रहे हैं, पहले मेन नहीं किया था, अभी हम मेन कर रहे हैं। और इसके अलावा आप फिर से 30% क्वेश्चंस प्लस गुड क्वेश्चंस को देखेंगे, आप अपनी एरर्स को देखेंगे और ऑडिट के थ्रू ही क्वेश्चंस को करेंगे। इसका मतलब आपने हाथ से क्वेश्चंस करने बंद कर दिए, यहां पर आपको अपने पास हाथ से क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए। आमतौर पे फर्स्ट और सेकंड रिवीजन के अंदर आपके पास 2 मंथ्स का या 3 मंथ्स का गैप होना चाहिए। इसका मतलब 2 से 3 महीने का गैप होना चाहिए। इसका मतलब आप अकॉर्डिंगली अपने पास अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करें कि आपको अपने पास कैसे कैसे करना चाहिए। तो आई होप अगर आप इसके अंदर अपने पास अपने सूटेबल चेंजेस कर सकते हो कि नहीं मैं इसमें ये करूंगा, इसमें ये करूंगा, इसमें इतने परसेंट, इसमें इतने परसेंट, आप कोई भी परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि अकाउंट्स को पढ़ने का तरीका ये होता है। बच्चा कह रहा है पेपर से एक दिन पहले क्या पढ़ना है, पेपर से एक दिन पहले भी यही चल रहा है, जो थर्ड रिवीजन है ना यही रिपीट होती रहती है बार बार, ठीक है ना, इसी से हमारे को आइडिया लग जाता है। और हमारे पास और इसके अलावा अकाउंट्स को पढ़ने का कोई तरीका नहीं है। हमारा मेन काम जो होता है ना इस स्टेज पर होता है, जिसको मैं बोलता हूं एग्जॉस्टिव स्टेज है। आपके दिमाग में जब आप ऑल क्वेश्चंस करते हो तो जाता है, तो ये आप ऑलरेडी क्लासेस में होते। जब आप क्लासेस ढंग से नहीं करते हैं, अब एक बच्चा अगर मान लो क्लासेस ढंग से नहीं करता है तो उसकी ये स्टेज वीक हो गई, फिर उसने क्रक्स भी नहीं निकाला, अब वो सीधा रिवीजन करने पर आ गया, और रिवीजन में भी ना उसके पास कोई गुड क्वेश्चन की लिस्ट है, ना उसको कोई प्रॉपर जानकारी है, वो तो फिर ऐसे ही चलेगा। तो ऐसे में तो फिर ऐसे ही नंबर आते हैं। तो अगर एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच फॉलो करें तो ये अप्रोच है, बाकी फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बच्चा कह रहा है इतने सारे स्टैंडर्ड एंड ग्रुप 1 कैसे याद होंगे, खुशी इसी टेक्निक से होंगे, बस आपको बांट के चलना पड़ेगा अपने पास, ठीक है ना। एग्जाम से कितने दिन पहले पुरुषार्थ पूछ रहे हैं कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। एग्जाम से पहले अगर मैं कहूं तो एटलीस्ट अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो 30 डेज पहले खत्म हो जाना चाहिए, और अगर मान लीजिए आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो 45 टू 50 डेज पहले कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो आपके लिए आज बस केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और हम आपको कल मिलेंगे ग्रुप 1 के लिए और मंडे को मिलेंगे ग्रुप 2 के लिए। ओके, आई होप यू रिमेंबर, कल आप ग्रुप 1 के लिए मुझसे मिल रहे हैं, अगर आपको याद हो तो कल आप ग्रुप 1 के लिए मुझसे बात करेंगे, और पर मंडे को आप मुझे मिलेंगे फॉर योर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।